Hello students, I welcome you all who are watching my channel, and to all my students a big hello to all of you. Friends, I have started this channel as I love teaching and I want to help you in understanding the basic concepts of history as your board exams are coming after a few months. So I will be giving you some important tips, model answer questions of your social sciences of class 10th, history, geography, political science, civics and class 12th history. So students, please give me feedbacks. My endeavor is to help you in writing and achieving good marks, and your feedbacks and your comments will motivate me to work harder. Today we will start with the topic social science, nationalism in India, and please keep watching this channel. Your feedback is very important to me. Please share this video to other students who are preparing for the board exams of Uttarakhand and CBSE board. So let's move ahead. All the best. So students, let's start with the topic. I have prepared these notes for class 10th social sciences, and today I have taken the subject history and the chapter is nationalism in India. So students, when we talk of nationalism in India, we have to know what do you mean by nationalism. We have to know what were the conditions that led to the emergence of nationalism in India. आप लोगों ने पिछले चैप्टर में जिसमें हमने यूरोप का इतिहास पढ़ा था उसमें यूरोप कैसे बना, यूरोप के जो देश बने, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स है, ठीक है, वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था. उसमें उनको एक काफ़ी समय लगा, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके उनको ये एहसास हुआ कि हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना है और उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए. They work hard, they struggle to have the symbols and icons which led to the thinking that they belong to a particular state, because Europe was a homogeneous country. Mostly they were Christians and the other religions, but in Indian context it was different. So the European struggle for the nationalism is they have to find out the symbols and icons. The new songs were written, the ideas and hymns were composed, and they have to struggle for redefining the boundary. ये सब हमने यूरोप के हिस्ट्री में पढ़ा था पिछले चैप्टर. जब हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या फीलिंग थी, कैसे भारत में एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्या वो कंडीशंस थी, ये क्वेश्चन आपको 3 से 5 मार्क्स में बोर्ड में आ सकता है. तो पहला आंसर आप लिखेंगे, भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय था उसका जो सारा का सारा जो उसका कनेक्शन था वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मीन्स हमारे ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन ने हमें ग़ुलाम बनाया था. तो यहाँ पे जितने भी लोग रहे थे उनकी जो स्ट्रगल थी वो किसके खिलाफ़ थी, उनका हमारा जो कॉमन एनिमी था वो था ब्रिटिश. तो इसके खिलाफ़ भारत में हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो गए. ये दूसरा कॉज हो गया. इसके बाद जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो ब्रिटिश का जो ऑपरेशन था उसके खिलाफ़ भी एक गुस्सा था, और ये भी एक कॉमन बॉन्डिंग बना हमारे अलग अलग क्लास के लोगों का अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह करने के लिए. ठीक है. देन द रोल ऑफ गांधी जी एंड अदर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स, ये भी एक बहुत अहम रोल था. गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन था, बाकी जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स थे, दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानडे, लाल बाल एंड पाल जो ट्रॉयका थे. तो ऑल दीज पॉइंट्स इज देयर फॉर यू टू हाउ टू गो अहेड विद दिस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह. दिस क्वेश्चन विल बी देयर फॉर 3 to 5 मार्क्स एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरी राइटिंग से प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई राइटिंग्स इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़. सो माई पॉइंट इज़ टू हाउ टू गो अहेड विद योर क्वेश्चन आंसर मेथड and how to get points and how to frame points and how to move ahead with the chapter. okay, तो गांधी जी का सत्याग्रह से जो मतलब था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, उनका ये मतलब था कि पावर ऑफ ट्रुथ.
अगर आप सच के साथ खड़े हैं, आपका मकसद अच्छा है, सो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने ऑप्रेसर से डरने की। गांधी जी का ये मानना था कि अगर आप सच के साथ हैं तो आपको अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऑप्रेसर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मकसद अगर सच के साथ है तो आप स्वतः ही मजबूत स्थिति में हैं। और विदाउट सीकिंग वेंजेंस, बिना आप बदला लिए, बिना आप अपने दुश्मन को हराए, कैसे, बिना बदला लिए, एक नॉन वायलेंट रूप में आप सत्याग्रही जो है वो जीत सकता है इस लड़ाई को। कैसे? अहिंसक रूप से, बिना हिंसा किए वो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग ऑप्रेसिव, एक सत्याग्रही अपने जो ऑप्रेसर है उसके खिलाफ लड़ाई जीत सकता है अहिंसा से के हथियार को, सत्य और अहिंसा के हथियार को अपनाकर। कैसे, क्या होंगे वो हथियार? जो आप पे अन्याय कर रहा है उनकी अंतर आत्मा को जगाकर आप ये लड़ाई जीत सकते हैं। जो लोग हैं उसमें जो ऑप्रेसर है उनको भी आपने परसुएट करना पड़ेगा कि वो सच को देखें, सच का सामना करें, सच उसको दिखाई दे, ना कि उसे ज़बरदस्ती बलपूर्वक आपको ये मनाना पड़े। बिना आप हिंसक रूप से उसको ना समझाएं, बल्कि उसकी अंतर आत्मा को आप ये समझाएं, उसको एहसास दिलाएं। मेक हिम रियलाइज दैट व्हाट इज़ ट्रुथ। गांधी जी बिलीव दैट ट्रुथ बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। गांधी जी का ये मानना था सत्य में जयते, आखिर में सत्य की ही जीत होती है। ही बिलीव दैट, उनका ये मानना था कि धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, जो अहिंसा का जो धर्म है वो सबको यूनाइट कर सकता है। ठीक है। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। 1916-17 में सत्याग्रह के लिए उन्होंने खेड़ा के पीजेंट्स को सपोर्ट किया। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। ये आपका मैप पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है। एंड जब वहाँ पे फसल बर्बाद हो गई थी, क्रॉप फेल हो गई थी और वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था, तो फार्मर्स थे वो बहुत परेशान थे, वो टैक्स नहीं दे सकते थे। ठीक है। तो उन्होंने रिलैक्सेशन करी, रेवेन्यू की डिमांड को रिलैक्सेशन करी, इसलिए गांधी जी ने 1916-1917 में वहाँ पे सत्याग्रह किया। इन 1918 महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं और वहाँ पे वो एक सत्याग्रह मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक मिल वर्कर्स, जो एक मिल थी, एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे लोगों ने, कॉटन की फैक्ट्री थी जहाँ पे लोगों ने एक सत्याग्रह मूवमेंट चला रखा था। तो 1918 में गांधी जी यहाँ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आता है। ये आपका क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ये आप क्वेश्चन है, आशा है आपने इसको देख लिया होगा। ओके, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, आप पैराग्राफ से भी ये नोट्स बना सकते हैं, आपकी हेल्प के लिए नोट्स हैं। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी हैंड राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दूंगा। ओके, आपको ऐसी हैंड राइटिंग नहीं लिखनी है, आपको अपने नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं, उनको अंडरलाइन करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू मीन बाय रॉलेट एक्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्ज़ाम में। रॉलेट एक्ट 1919 में शुरू होता है और इसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, जबकि इंडियन मेंबर्स ने इसका अपोज़ किया था। जैसे हमारे यहाँ आज लोकसभा राज्यसभा है, उस ज़माने में अंग्रेज़ों के समय में देयर वाज ओनली 1 इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, जिसमें लोग चुने जाते थे, जिसमें कुछ भारतीयों को भी जगह दी जाती थी, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ये हम देखेंगे। गवर्नमेंट के पास इतनी पावर थी कि उन्होंने इसको इसलिए लागू किया रॉलेट एक्ट को कि जो जितने भी भारतीय जो रिबेलियन करना चाहते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटी जो चल रही थी उसको सप्रेस किया जा सके। रॉलेट एक्ट को हम ब्लैक लॉ भी बोलते हैं और इसका सब लोगों ने विरोध किया था। क्यों किया था?
क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों की जो पुलिस थी उनको एक असीमित पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी लोगों को गिरफ्तार कर सकें बिना बताए, और 2 साल के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 अप्रैल को गांधी जी को, जो नॉन वायलेंट सत्याग्रह चला रहे थे अंग्रेज़ों के इस काले कानून के खिलाफ, उन्होंने जब ये कानून पास हुआ तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस काले कानून के विरोध में पूरे पंजाब और पंजाब के कई शहरों में रैलियां निकाली गई। ओके, जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे के वर्कशॉप बंद कर दी गई, दुकानें बंद कर दी गई। अंग्रेज़ थे वो इस जो पॉपुलर अफसर्स था, जो ये घटनाक्रम हो रहे थे, इससे अंग्रेज़ लोग डर गए और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, एक क्लैंप डाउन शुरू कर दिया। क्लैंप डाउन में इसमें सब लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी, और जो उनके पॉपुलर लीडर थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हु वर द 2 लीडर्स हु वर अरेस्टेड, डॉक्टर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अमृतसर में। गांधी जी को जब ये पता चला तो गांधी जी जब वहाँ पे जाना चाहे रहे थे अमृतसर पंजाब में, तो उनको दिल्ली में ही रोक दिया जाता है। 10 अप्रैल को पुलिस जो पीसफुल सत्याग्रही थे उन पर गोलियां चलाती है। इस गोलीबारी में काफ़ी लोग घायल होते हैं, और नाराज जो लोग थे उन्होंने बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवे स्टेशन पे हमला कर देते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स इज रिलेटेड टू द इवेंट्स लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, देवर 2 डायर्स, एक डॉयर की स्पेलिंग ये है और एक माइकल ओ डॉयर, एंड वन वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। तो गवर्नर ऑफ पंजाब ने ऑर्डर दिया था मार्शल लॉ का, जो कि इम्पोज हुआ था, और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो था, ही वॉज द मैन बिहाइंड द फायरिंग एट जलियांवाला बाग। तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। एंड व्हाट वाज अबाउट रॉलेट एक्ट, इट गेव द पावर टू द पुलिस टू अरेस्ट द पीपल विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। गांधी जी ने फिर अपना सत्याग्रह शुरू किया इस ब्लैक लॉ के खिलाफ। ओके, एंड वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, लोगों ने दंगे फसाद शुरू करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको विरोध करने के लिए लोगों की गिरफ्तारी शुरू करी। उनके 2 लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। आफ्टर दैट गांधी जी को बैन कर दिया गया अमृतसर जाने के से। ही वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली। 10 अप्रैल को पुलिस ने पीसफुल सत्याग्रहियों पर गोली चलाई, और जिसके विरोध में लोगों ने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन को तोड़फोड़ करी। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बाद में कंपटीशन में भी आता है। गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओ डॉयर थे, एंड द अदर वन वॉज जनरल रेजिनल्ड ओ डायर। ठीक है, तो ये 2 डायर हैं, माइकल ओ डायर, एक की स्पेलिंग ये बनती है, एंड रेजिनल्ड ओ डायर जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। मार्शल लॉ इसमें इम्पोज कर दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी के कंटिन्यूस क्वेश्चन आता है कि व्हाट लेड टू द इवेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल को होता है। अब आपने पीछे के जो घटनाक्रम अभी देखे थे कि कैसे 6 अप्रैल को जो पीसफुल प्रोसेशन निकल रहा था, रामनवमी थी, बैसाखी थी 13 अप्रैल को, तो लोग अपने त्यौहार के कारण लोग जमा हो रहे थे। इसी बीच पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे गिरफ्तारियां करी, जिससे लोग घायल हो गए। उन्होंने हल्ला दंगा करके पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। और किसने मार्शल लॉ जारी किया था, एंड माइकल जो वो डायर थे और रेजिनल्ड डायर थे, जिन्होंने पुलिस फायरिंग, रेजिनल्ड डायर ने सुपरिंटेंडेंट पुलिस, उन्होंने फायरिंग करी थी। नाउ व्हाट लेड टू द इवेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। बैसाखी के कारण काफ़ी सारी भीड़ जलियांवाला बाग में जमा होती है, और ये जो भीड़ थी ये एक शांति प्रिय भीड़ जमा हुई थी, जो अपने 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जमा हुए थे।
और बैसाखी के अवसर पे मेला भी था। तो ये एक शांतिपूर्ण मीटिंग थी। बैसाखी का मेला होने के कारण कई लोगों को ये पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा रखा है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पे जमा हो गए। जनरल डायर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वो वहाँ पे जमा होते हैं और उस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। जनरल डायर अपनी पुलिस के साथ वहाँ उस बाग में आते हैं और उसके एग्ज़िट पॉइंट को बंद कर देते हैं और गोली चलाने का आदेश दे देते हैं निहत्ते शांतिपूर्ण भीड़ पे। जब जनरल डायर से लेटर पूछा गया कि आपने ये नहीं देखा कि वहाँ पे शांतिपूर्ण भीड़ थी तो आपने गोली कैसे चलाई, तो उनका जवाब था, जब उन पे केस चला तब इंक्वायरी कमीशन बैठा तो उन्होंने बोला मैं उनके मन में एक डर का माहौल पैदा करना चाहता था उन सत्याग्रही पे, ताकि वो सहम जाएं, डर जाएं और आश्चर्यचकित हो जाएं। तो इस तरह से क्रूअली ही किल्ड मैनी पीपल। क्राउड्स इस हिंसात्मक जो अटैक था जनरल डायर द्वारा शांतिपूर्ण भीड़ पे वो सहन नहीं कर सकी और वो स्ट्रीट्स पे आ गई। काफ़ी सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में हल्ला और आगजनी स्टार्ट हो गई। स्ट्राइक्स एंड क्लैशेस, दंगे फसाद हुए गवर्नमेंट के साथ, बम्बार्डमेंट हुआ, गवर्नमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया। सरकार ने भी काफ़ी रिप्रेशन किया, लोगों को यातनाएं दी और उनको डराया और उनको गिरफ्तारियां करी। सत्याग्रहियों को उनकी नाक को रगड़वाया गया ज़मीन पे, उनको सड़कों पे घुमाया गया और सारे के सारे उनको साहिब को सलाम किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गुजरों वाला पाकिस्तान के पंजाब में बमबारी भी की गई। गांधी जी ने जब ये सब सुना तो गांधी जी ने अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लिया। तो इस तरह से आपका ये सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रॉलेट एक्ट एंड व्हाट लेड टू द इवेंट्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। आप ये पॉइंट्स अपनी बुक से भी देख सकते हैं और आपके समझने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड दीज नोट्स एंड आई हैव ट्रांसलेटेड ऑल दिस इन हिंदी so that it will be a bilingual. Those who know English properly they can read the notes, and rest those who can read English and those who can understand English they can write in your own language. और हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो इसको समझ के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम चलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर मेथड पसंद आ रहा होगा और आपकी हेल्प होगी। अनदर क्वेश्चन इज़ ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ये जो खिलाफत मूवमेंट था, अभी जलियांवाला बाग के बाद अनदर एक और एसोसिएटेड क्वेश्चन शुरू हो जाता है। खिलाफत का मतलब है टर्की के खलीफा जो 1914 से 1919 के बीच जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी उसमें टर्की, जर्मनी और इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया था। इसमें टर्की की बहुत बड़ी हार हुई थी और ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि जो अंग्रेज़ हैं वो जो टर्की के ऊपर बहुत ही हार्श ट्रीटी साइन करने वाले हैं और खलीफा को हटा दिया जाएगा। अब ये जो खलीफा था ये मुसलमान समाज का एक उस समय हेड होता था और संसार में जितने मुसलमान हैं उनका एक लीडर होता था, खलीफा माना जाता था। तो टर्की के ख़िलाफ़ इस जो अंग्रेज़ों की ये जो ट्रीटी होने वाली थी इससे काफ़ी सारे मुसलमान पूरी दुनिया भर में नाराज़ हो गए। और क्योंकि भारत में 1919 में ये खिलाफत कमेटी बनी, भारत में अंग्रेज़ों का राज था, तो 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनती है बॉम्बे में, मार्च 1919। ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 2 भाइयों का नाम आता है, अली ब्रदर्स इनको बोलते थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। इन 2 भाइयों ने गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से विचार करते हैं कि अगर गांधी जी हमारा साथ देते हैं तो ये एक अच्छा साथ देते हैं खिलाफत मूवमेंट में, जिसमें हम भारत के मुसलमान और भारत के हिंदू मिल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यूनाइट होके इसमें हम खिलाफत आंदोलन चलाएंगे, जिसमें खलीफा के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ़ हम संघर्ष करेंगे। गांधी जी ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी कि एक अच्छा मौका है हिंदू और मुसलमान को यूनाइट करने का और एक मास एक्शन चलाया जा सकता है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ओके स्टूडेंट्स, सो 1920 में
जो कलकत्ता का सेशन होता है उसमें गांधी जी ये प्रपोज़ल रखते हैं। अब ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था सितंबर 1920 में। आप जानते हैं कांग्रेस का जो सेशन होता है वो दिसंबर में ही मनाया जाता है हर साल, लेकिन ये स्पेशल सेशन कलकत्ता में बुलाया गया। इसमें गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोज़ल रखा। आप जानते हैं जो इससे प्रिसीडिंग इवेंट्स थे उसमें जो आपका रॉलेट एक्ट था और जलियांवाला बाग एपिसोड ने पूरे देश में गुस्से की लहर जारी थी, पूरे देश में गुस्से की लहर फैला दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था, जो एक उन्हें अवार्ड दिया गया था, और काफ़ी सारे नेताओं ने इसमें अपनी उपाधियां वापस कर दी थी, लोगों ने अपनी उपाधियां वापस कर दी थी। तो जो लोगों में गुस्सा था, इसलिए गांधी जी ने प्रपोज़ल रखा कि एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें हम खिलाफत का भी सपोर्ट करेंगे और स्वराज का भी सपोर्ट करेंगे। तो दिस वॉज द प्रपोजल बाय गांधी जी। आखिरकार दिसंबर में जब एनुअल सेशन शुरू हुआ 1920 में नागपुर में, ये दो चीज़ अलग अलग चीज़ हैं, 1 मार्क्स में भी आ सकती है। 1920 में सितंबर में कलकत्ता में हुआ था, और जो एनुअल सेशन होता है वो नागपुर में होता है। नागपुर में हुआ था 1920 में, जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। सो जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, और इसके साथ ही स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना एक गोल मान चुकी थी, उसको आगे बढ़ाती है, और स्वराज ही अब मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, बट बाल गंगाधर तिलक के जाने के बाद गांधी जी ने इसको कांग्रेस का मेन लक्ष्य बना दिया। प्रपोज़ल जो गांधी जी ने रखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, अब ये कैसे शुरू हुआ, तो ये एक और क्वेश्चन के रूप में सामने आता है कि हाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्डेड। ओके, तो इसमें क्या था, गांधी जी ने एक शर्त रखी थी कि सभी जो टाइटल्स हैं वो वापस कर दिए जाएंगे जो अंग्रेज़ सरकार ने दिए थे। जैसे मैंने बताया, नाइटहुड का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। उसके बाद जितनी भी सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, जो कोर्ट में नौकरी में हैं, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग हैं, वो सब बॉयकॉट करेंगे। स्कूल और कॉलेजेस का बहिष्कार करेंगे सभी छात्र और टीचर्स, और विदेशी सामान का सब बहिष्कार करेंगे। तो ये जो विदेशी सामान का सब बहिष्कार करेंगे। तो इन दिस वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अनफोल्डेड। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने आज जो 3 क्वेश्चन करे हैं क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री के, नेशनलिज्म इन इंडिया। पहला हमने पढ़ा समझा कि नेशनलिज्म भारत में किन रूप में सामने आया, नेशनलिज्म के क्या कारण थे, हमारे कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स था। देन रोल ऑफ गांधी जी इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी, एंड लास्टली वी मूव अहेड विद द रॉलेट एक्ट, and then what do you mean by the events that led to the following of the Jallianwala Bagh massacre, and then we started with what do you understand by Khilafat movement and how the non-cooperation movement unfolded. So students, आज के लिए इतना ही। See you in next video with new sets of questions. Till then, bye.